वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन अर्थात आपका ईबीएस को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो प्रैक्टिस सेट पे आधारित होगी और आज की वीडियो में 70 प्लस प्रश्नों के संग्रह होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 70 प्लस प्रश्नों को आप कवर करेंगे और 70 प्लस प्रश्न काफ़ी कम समय में हम इसको कवर कर लेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगामी एग्जाम को देखते हुए आज की वीडियो आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी मदद पहुँचाएगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न दोस्तों याद रखेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है ना, भू प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपके पृथ्वी की बाहरी सतह होती है ना, पृथ्वी की बाहरी सतह को हम क्या बोलते हैं प्यारे? इसको हम बोलते हैं भू प्रॉपर्टी। और याद रखेंगे भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वह क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है उसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट के रूप में हम लोग जानते हैं ना कि जो मिट्टी है, मिट्टी को क्या कर देता है दोस्तों? बंजर भूमि में बदल देता है और इसको काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। इसका नाम है यूकेलिप्टस, या इसको आमतौर भाषा पर सफेदा बोलते हैं। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो होता है ना, यह ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, जो या आपकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी को या बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है दोस्तों। ये नोबेल गैस तो सभी नोबेल गैस हैं, और कौन सी ऐसी नोबेल गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती? अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। उस गैस का नाम क्या है दोस्तों? रेडान है। और सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन रेडान गैस जो ऐसी नोबेल गैस है ना दोस्तों, यह अपनी वायु में नहीं पाई जाती। इस बात को याद रखेंगे। थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में सब पाई जाती हैं। और वायुमंडल में आपको पता है ना कि आर्गन 0.93% पाया जाता है। कई बार ये चीज़ें पूछा भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपका हीलियम गैस होती है ना, या ऑक्सीजन से हल्की गैस होती है, और जो आपके गुब्बारे होते हैं या वायुयान के टायर होते हैं ना, जो आपके हवाई जहाज के टायर हो गए या आपका गुब्बारा हो गया, दोनों में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोनों में हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आपका गुब्बारा हो गया या आपका हवाई जहाज गैस, जो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं ना, इनमें भी हम लोग इसी चीज़ का प्यारे प्रयोग करते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? मैंने तो बहुत बार इस प्रश्न को बताया कि ओजोन परत जो पृथ्वी का मंडल है, जिसका नाम है दोस्तों समताप मंडल, उसी का हिस्सा है ओजोन परत। और ओजोन परत जो है समताप मंडल का हिस्सा है। और ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई में नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण किससे बनता है? अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण का निर्माण किससे होता है तो आप क्या बोलिएगा? आपको पता है ना कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनते हैं। तो जैविक घटक भी सही होगा, आपका अजैविक घटक भी होगा, तो भू आकृतिक घटक इसको भी रखेंगे और आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पर्यावरण किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? आपको मैंने ये बात बताया था दोस्तों कि जो जलवायु हो, मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं? आपको पता है ना, पृथ्वी के सबसे पास की जो आपकी मंडल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपका जैसे कि वर्षा होना, बिजली तड़कना, ये सब चीज़ें यहीं पर होती है। तो आपको पता है जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाएं पूछे तुरंत कहिएगा क्षोभ मंडल। और पृथ्वी के पास की जो परत है उसे हम भी क्षोभ मंडल बोलते हैं, या सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। यहां से इतने प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर की बात करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है ना, वह क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल, जहाँ पे कुहरा हो गया, कुहेसा हो गया, और जलवायु घटनाएं यहीं पे घटित होती है। क्षोभ मंडल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है इसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं प्यारे। क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल बोलते हैं। इसमें वायु का लेयर होता है, गैसों का लेयर होता है। आपसे बहुत बार पूछा भी है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%, या इसको 20.95% बोला जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन पूछता है तो नाइट्रोजन आपका 78% या
आपका 78.09% होता है। आर्गन पूछता है बहुत बार 0.93% होता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है 0.034% होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सभी आपके वायुमंडल में गैसें होती हैं जो पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलिएगा? गैस का समूह है, वायु का समूह है, तो इसे हम लोग वायुमंडल बोलेंगे। राइट बात। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो पर्यावरणीय सुरक्षा धारणीय विकास ये भी है दोस्तों। आपका वृक्षारोपण से भी पर्यावरण का विकास होता है, सुरक्षा होता है। कागज के थैले प्रयोग करने से प्रदूषण में कमी होती है। तो याद रखेंगे पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं रहे तो वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई से, और यह पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करता है। जब आप पेड़ को काटिएगा तो पर्यावरण का नाश होगा, उसका सुरक्षा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि कम समय में हम प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो मेरी सेहत मेरी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों कि जैसे मैं आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ें। आपको केवल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट से आप लोग अपनी तैयारी को आकेंगे, और सारी चीज़ को मैंने कभी ना कभी चीज़ों में आपको बता दिया हूँ, ठीक ना दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे सारी वीडियो का आप डाटा मिल जाएगा और आप उसको तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। 10 नंबर की बात करेंगे कि अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? भूमि के रूप ये भी होगा दोस्तों, मिट्टियाँ भी भौतिक ही रूप है, आपका खनिज भी होगा, लेकिन बस्तियाँ मानव निर्मित है, ये भौतिक नहीं है, इसको मनुष्य ने बसाया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भौतिक वातावरण का तत्व कौन नहीं है? तो बस्तियाँ नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। बात करेंगे 11 नंबर की बात, रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? आपको पता है ना कि रेडियो की तरंगे कहाँ पे चलती हैं? तो आयन मंडल में चलती हैं। कहाँ पे प्यारे? आयन मंडल में चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठंडी परत पूछे तो मध्य मंडल हो जाएगा, सबसे ऊपरी परत पूछे तो बहिमंडल हो जाएगा, और सबसे निचली और मौसम संबंधित घटनाएं की बात करें तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है उसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। आपको पता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मनुष्य और वन होगा, कि जीव और वातावरण होगा, कि मृदा और जल होगा, कि पति और पत्नी होगा। तो जीव और वातावरण के बीच है दोस्तों पारिस्थितिकी का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो ऑप्शन आगे पीछे जरूर है, लेकिन आपका यही ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित करने वाले कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित करने वाले एजी टांसले जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यही बताना है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है। यह अजैविक और जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी बात सही है दोस्तों। यह एक बंद तंत्र में होता है, नहीं दोस्तों, यह बंद तंत्र में नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी बात सही है। तो कौन सही नहीं है वही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका रामसर सम्मेलन है ना, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंध रखता है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ईरान में। और आर्द्र दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 2 फरवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों? 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्द्र दिवस कहाँ पे हुआ था? ईरान में। और रामसर सम्मेलन किससे संबंध रखता है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का पूछा है दोस्तों, याद रखेंगे पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, मतलब स्थल मंडल की बात का है तो याद रखेंगे जैव मंडल होगा। यहाँ पे जीव जहाँ पे उपस्थित हैं, जीव मंडल ही बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, इस बात को याद रखेंगे। आप लोग स्थल मंडल या जीवोम या जल मंडल के साथ आप लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि समुद्र तो बड़ा है, महासागर तो बड़ा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको आप ध्यान से कवर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम मतलब कि मनुष्य ने उसे बनाया है। तो जो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछे तो आप बताएगा किस कौन है दोस्तों? धान का खेत है, कि आपका वन है, कि आपका घास का मैदान है, कि आपका झील है?
झील भी आपका प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है। लेकिन याद रखेंगे जो धान का खेत है यही आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाते हैं 31 मई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 31 मई को हम तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्षेत्र क्या कहलाता है। याद रखेंगे जो जब जहाँ पे आप देखेंगे दो इलाके मिलते हैं ना, दो समुदाय जहाँ पे मिलते हैं ना, उनको हम लोग इको टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग इको टोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक समुदाय ए हो गया, एक समुदाय ए हो गया, और इस समुदाय को जब हम ऐसे यहाँ पे जो कटान पॉइंट है इसको जब हम मिलाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है इसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का पूछा है दोस्तों, तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र किसे आप बोलिएगा? समुद्र को बोलिएगा, कि घास के मैदान को बोलिएगा, कि आप वन को बोलिएगा, कि आप लोग पर्वत को बोलिएगा? मैंने तो बहुत जगह पे आप लोगों को बताया दोस्तों कि आप लोग देखेंगे जहाँ पे समुद्र नहीं रहता है कहीं कहीं पे तालाब दे देता है तो आप लोग तालाब के साथ चले जाते हो, लेकिन यहाँ पे तालाब न देके समुद्र दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत जगहों पे इस प्रश्न को तालाब के साथ भी लिया है तो आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि तालाब या समुद्र को आप देखिएगा ना तो सबसे बड़ा जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र की बात का है तो सबसे बड़ा पर्वत से भी बड़ा है, वन से भी बड़ा है, घास के मैदान से भी बड़ा है। क्या है दोस्तों? समुद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्थल वायु एक है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे आपका स्थल अलग है और वायु भी आपका अलग है। तो स्थल भी अलग है, वायु भी अलग है, तो ये क्या है? तो ये आपके यौगिक हैं कि आपके तत्व हैं कि आपके मिश्रण हैं कि विद्युत अपघट्य हैं? आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप इस प्रश्न को देखने के बाद जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा ना, निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो वो यौगिक होगा। जैसे आप लोग देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जब दो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अनुपात में, दो संबंध एक के अनुपात में मिलाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यह जो बनता है यह यौगिक बनता है। तत्व जो होता है ना यह बिल्कुल वन के रूप में होता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जब आपका पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सभी ये आपके तत्व हैं। लेकिन मिश्रण क्या होता है? जब निश्चित अनुपात में हम नहीं मिलाते हैं तो वही मिश्रण होता है। तो स्थल और वायु क्या है? तो यह एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर की बात करेंगे। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है दोस्तों? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है दोस्तों? याद रखेंगे ये वायु है। ऑक्सीजन का है कि कार्बन डाइऑक्साइड का है कि नाइट्रोजन का है कि आपका हाइड्रोजन का है? आपको पता होना चाहिए कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा जो गैसें पाई जाती है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है। 78% आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है 0.034% पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? अगर खाद्य श्रृंखला के निर्माण के बारे में बात करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ना, घास को गेहूं खाता है, गेहूं को आम खाता है, गलत बात हो गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा, बात तो सही है दोस्तों। बकरा है, बकरा को कौवा खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। घास को मछली खाएगी, मछली को बकरा खाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना दोस्तों, ये खाद्य श्रृंखला को ये प्रदर्शित कर रहा है कि मतलब घास को पहले बकरा खाएगा और बकरा को फिर मनुष्य खाता है, इंसान खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव, खाद्य श्रृंखला जो होती है ना उसमें मानव क्या होता है? मानव उत्पादक का काम करता है कि उपभोक्ता का कि अपघटक का? यही बताना है दोस्तों। यह उत्पादक होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना ये उत्पादक होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक का काम करते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का काम करता है, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के भोजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में, फूड चैन में जो मनुष्य होता है या प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 26 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर बात पूछेंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं, इसकी जड़ें जो होती है ना, इन पौधों की जो जड़ें होती है ना, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करती हैं। किसकी किसकी जड़ें होती हैं? जैसे चना की, जैसे कि मटर की, आपकी सेम की। लेकिन जो धान का जो फसल होती है ना, इसका जो पौधा होता है ना, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है प्यारे, जो धान है ना, ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। और आपसे मैं बता दूं, जो चना है, आपका गेहूं है, जो मटर है, यह रबी की फसल है। किसकी है प्यारे? रबी की फसल है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, जो धान की फसल होती है ना, ये धान की फसल से याद रखिएगा, ये मेथेन गैस निकलती है। क्या निकलती है प्यारे? तो मेथेन गैस निकलती है। ये भी चीज़ कई बार यूपी टेट में बन चुका है। आगे देखते हैं 27 नंबर की बात करेंगे। 27 नंबर क्या कह रहा है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? अगर आपसे पूछे कि जो सौर विकिरण होती है ना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? हाइड्रोजन चक्र में होती है, कि कार्बन चक्र में होती है, कि नाइट्रोजन चक्र में होती है, कि जल चक्र में होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो जल चक्र में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, वर्षा होता है, जैसे कि पृथ्वी पर वर्षा का जल आता है, पुनः सूर्य के प्रकाश किरण उस पर पड़ती है, जलवाष्प के रूप में पुनः वह उसी रूप में परिसंचरण चलता रहता है। ये है दोस्तों सौर विकिरण। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में, मतलब जल का प्रसंचरण होता रहता है एक रूप से दूसरे रूप में, वर्षा से वाष्पन, वाष्पन से वर्षा, वर्षा से आसपन, इस रूप में चलती रहती है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 28 नंबर की बात क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बता दूं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लानोस घास के मैदान कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है? तो जो आपके जाति या जैविक विविधता दोनों पूछे दोस्तों, यहाँ पे जाति नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, जैविक है दोस्तों, जैविक विविधता, जाति विविधता का बात नहीं है दोस्तों, ये जैविक विविधता है, मिस टाइपिंग है। तो निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जैविक विविधता पाई जाती है? तो जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ना, कौन दोस्तों? आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, वहां पे जैविक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। 30 नंबर की बात करेंगे। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, जो भाषा होती है ना हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो यह कथन किस पर लागू नहीं होता है दोस्तों? तो यह भाषा प्रयोगशाला पर, कि आपका अखबार पर, कि आपका विज्ञान पर, कि आपका साइन बोर्ड पे? तो याद रखेंगे, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, तो याद रखेंगे भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन कहाँ पे लागू नहीं होता है? तो भाषा प्रयोगशाला पे। यहाँ पे जो भाषा विकास होती है ना दोस्तों, वह बिखरी नहीं मिलती है, यहाँ पे एकजुट मिलती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस नंबर की बात करेंगे कि नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के जो 5 अक्टूबर है ना, कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष के 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं। और याद रखेंगे, डॉल्फिन दिवस जो सबसे पहले मनाने का जो प्रचलन है वह बिहार से स्टार्ट हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से दोस्तों? बिहार से। तो नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला देखते हैं, रेडियर किस बायोम का जंतु है? याद रखेंगे, जो रेडियर है ना दोस्तों, याद रखेंगे रेडियर किस बायोम का जो जंतु है? तो यह टुड्रा बायोम का है। किस बायोम का दोस्तों? टुड्रा बायोम का। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र के बारे में बात करिएगा दोस्तों, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। सघन वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन पूछे तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन पूछे तो मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। और प्रतिशत के आधार पर वन पूछे तो याद रखेंगे मिजोरम में। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मिजोरम में। और इसके बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपका मध्य प्रदेश में। और संघन की बात पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर की बात करते हैं। विश्वत वर्षा वनों
को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो जो विषुवत वर्षा वन होते हैं दूसरे रूप में इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेलवास के नाम से। किस नाम से दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सेलवास के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं किससे? तो याद रखेंगे जो आपका एबोनी है तथा महोगनी जो वृक्ष है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जानते हैं, या इनको हम लोग इसमें गिनते हैं। एबोनी और महोगनी जो वृक्ष है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में इसकी हम लोग गिनती करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर की बात करेंगे। 36 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? याद रखेंगे जो आपका साल हो गया, इसके बाद आपका सागौन हो गया तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो याद रखेंगे ये सभी साल, सागौन, शीशम मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेडियर किस बायोम का जंतु है? मैंने अभी आपको बताया भी है कि रेडियर जो है ना दोस्तों टुड्रा बायोम का है। रिपीटेड प्रश्न हो गया, टुड्रा बायोम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। जो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव किससे संबंध रखता है? तो याद रखते हैं यह संबंध रखता है ग्लोबल वार्मिंग से। होता क्या इसमें आपको बता दूं, सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती है आपके वायुमंडल में, याद रखें ओजोन परत के लेयर से तो वह आ जाती हैं, लेकिन जो आपके वायुमंडल में या धूप के रूप में प्रकाश जो आता है ना, पुनः वापस नहीं जा पाता है। वापस इनको कुछ गैसों का आवरण होता है, वह रोक लेता है। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका क्या होता है दोस्तों? CO2 होता है, आपका N2O होता है, आपका CFC होता है, आपका CH4 होता है। और इसी कारण जो आपके वायुमंडल है, जो आपकी पृथ्वी है, ये गर्म होती है और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित होता है ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 39 नंबर की बात करेंगे कि पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता को फ्लोरोसिस बीमारी होती है? तो पीने के जल में कौन सा तत्व होता है जिसकी अधिकता के कारण आपका फ्लोरिस बीमारी होती है? तो उसका नाम है उस तत्व का फ्लोराइड। क्या है प्यारे? फ्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग तो बिल्कुल ध्यान ही दे लेंगे। आगे देखते हैं, पृथ्वी का वह स्तर जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, मतलब जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जहाँ पे पृथ्वी का वह स्तर जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसे हम लोग जैव मंडल का नाम देते हैं। किसका दोस्तों? जैव मंडल का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 41 नंबर की बात करेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? तो 1972 में। कब दोस्तों? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मैं बता दिया हूं दोस्तों आप लोगों को, तो प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया हूं कि जो विश्व जैव विविधता दिवस होता है प्रत्येक वर्ष के 22 मई को मनाते हैं। कब दोस्तों? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 22 मार्च को पूछे तो आप क्या बताइएगा? 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखेंगे जो आपका 22 अप्रैल है ना, बहुत ज़्यादा ये भी पूछता है। 22 अप्रैल क्या है प्यारे? मैं बता दूं, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। पृथ्वी दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। यहाँ पे आप याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। जैव विविधता के दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मई को। और इसके बाद आपका जल दिवस के, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। याद रखेंगे 5 जून को मनाते हैं किसके रूप में? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। और 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस के रूप में। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछती है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे किन जगहों पे पाई जाएगी, तो आपको बता दो दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में बात करें तो आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, कि शीतोष्ण में, कि शंकुधारी वनों में, कि उत्तर ध्रुवी वनों में। तो जहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे वहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। और कहाँ पे? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पेड़ हरे भरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, 45 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो आपका बायोडाइवर्सिटी है शब्द का प्रयोग किया था? तो जो आपका बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, जो उनका नाम है वाल्टर जी रोजेन। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे वाल्टर जी रोजेन। ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 46 नंबर की बात करेंगे। जैव विविधता निर्भर करती है किस पर? आप लोगों को पता होना चाहिए जो जैव विविधता होती है ना, वो किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर, ये बिल्कुल सही है। तापमान पर, आर्द्रता पर, उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 47 नंबर की बात करेंगे। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह सुंदरबन है। क्या कौन है दोस्तों? सुंदरबन कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? याद रखेंगे सुंदरबन कहाँ पे है? तो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद शांति घाटी बहुत पूछता है, कहाँ पे? जो आप लोगों का साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, कहाँ पे दोस्तों? केरल में। कहाँ पे है प्यारे? तो केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है प्यारे? बता होना चाहिए आपको, असम में। एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो याद रखते हैं जो आपका जैव विविधता या हॉट स्पॉट के रूप में किसे हम बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट को बोलते हैं। आगे देखते हैं कीटभक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े को खाता है? कीटभक्षी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटपड़ी पौधा बोलते हैं। और यह पौधा ऐसा होता है कि यह कीड़े मकोड़े को खा लेता है या अपने माया जाल में फंसाकर, जो जैसे आपके कीटभक्षी होते हैं ना, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनका इस सेवन करता है। और किस पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए करता है, यही बताना है दोस्तों। तो उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। क्या है प्यारे? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह ऐसा काम करता है। इसे घटपड़ी पौधा बोलते हैं। भारत के मेघालय आदि जगहों पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर की बात बोलिएगा। 50 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे बोलते हैं? तो याद रखते हैं ध्रुव तारा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर की बात करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। कब प्यारे? तो 1973 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल से हो जाएगा। वन जीव सुरक्षा अधिनियम बहुत ज़्यादा पूछता है, तो वन जीव सुरक्षा अधिनियम आप लोगों से पूछे तो तुरंत बताएगा 1972 में। याद रखें, वनों के जीव जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। मतलब जैसे कि जो भी जीव जंतु हैं उनका आप लोग क्या नहीं करेंगे? उनको मारेंगे नहीं, या उनको आप लोग शिकार नहीं करेंगे। इसके लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। आगे देखते हैं 52 नंबर की बात करते हैं। चूने का पत्थर कौन सी शैल है? जो चूने के पत्थर की बात बोलिएगा दोस्तों, तो जो चूने के पत्थर है ना, इसको हम लोग अवसादी परतों के रूप में जानते हैं। किसके दोस्तों? अवसादी परतें के रूप में इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उसे हम लोग आग्नेय शैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? आग्नेय शैल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर की बात बोलते हैं। स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? आपको बता दिया दोस्तों, स्थल मंडल की मुख्य 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। याद रखेंगे, जो सियाल होती है, सीमा होती है और इसके बाद निफे होती है। तो याद रखेंगे स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? तो निचली परत को बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं दोस्तों? निफे बोलते हैं। और जो ऊपर की परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। और जो बीच की परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। याद रखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, सीमा। इसमें क्या पाई जाती है? सिलिका, और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। और याद रखेंगे सियाल, जो आपका इसमें सिलिकन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। और नीफे, याद रखेंगे नीफे में आप लोगों को पता होना चाहिए ना, इसमें निकिल पाया जाता है और इसके बाद यह फिर लोहा पाया जाता है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर की बात करेंगे। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? मैं बता दूं, बिल्कुल आपको याद रखना है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। कैसा होता है प्यारे? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, जहां से ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछे तो सूर्य का प्रकाश, इससे विटामिन डी ऊर्जा मिलती है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत यही है। आगे देखते हैं वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ने की उत्तम दशा पाई जाती है? जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? अगर आपसे पूछे कि जो जलवाष्प होती है सूर्य के प्रकाश किरणों से वाष्पन के रूप में जो पहुँचती है वो कहाँ से पहुँचती है, तो आपको पता होना चाहिए नदियों एवं झीलों से, तालाबों से, जहाँ पे जल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है तो नदियों एवं झीलों से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा।
59 नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसको हम मांसाहारी नाम दे देते हैं। मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं दूसरे के बॉडी को या शरीर को खाने का काम करते हैं, मांस को खाते हैं। 60 नंबर की बात करते हैं, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या बोलते हैं। जो तत्व होते हैं ना, जो एलिमेंट होते हैं उनके चक्रीकरण मतलब पुनः उसके नए रूप को ग्रहण करना, एक रूप से वह पूरा पुनः उसी रूप को चक्रण सर्कल के माध्यम से आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम रासायनिक चक्र बोलते हैं। याद रखें, उसे हम रासायनिक चक्र बोलते हैं, कि उसे जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र बोलते हैं, कि जैविक चक्र बोलते हैं, कि आपका भूगर्भीय चक्र बोलते हैं। तो पर्यावरण के तत्वों के चक्रीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका आहार श्रृंखला में मनुष्य है। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है, उत्पादक का काम करता है? नहीं दोस्तों। अपघटक का काम करता है? नहीं, ये उपभोक्ता का काम करता है, याद रखेंगे। या जो दोस्तों, या आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन डे किस दिवस को मनाते हैं? 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है? आपको बता दें, पारा, एचजी, मरकरी, इसी का नाम है दोस्तों मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका रूप होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एचजी दे तो वो भी सही है, पारा दे तो वो भी सही है, मरकरी दे दे तो वो भी सही है, या आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड दे तो वो भी सही है। क्योंकि मरकरी का जो रसायन होता है इसके साथ जल की मात्रा घुल मिल जाती है और इससे जो बीमारी होती है वह मिनीमाता रोग होता है। इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। 64 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 64 नंबर है, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है, या इसको अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। तेजाबी वर्षा को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वह 4.2 से लेकर आपका 5.2 के मध्य होता है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण। ये SO2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 65 नंबर की बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण होता है किसमें नापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं हम लोग किसमें दोस्तों, डेसिबल में। स्मॉल डीबी से इसको दर्शाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से होता है क्या होता है दोस्तों, पुतली का फैलाव होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हृदय की गति में वृद्धि होती है, रक्त नलिकाओं में सिकुड़न होता है, उपरोक्त सभी होता है? नहीं, हृदय गति में वृद्धि होती है ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ आप लोग देखते हैं ना, जो डीजे आदि बजता है वहाँ पे जिसको जैसे हृदय घात जैसे संबंधित बीमारी होती है वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि हृदय गति में क्या हो जाता है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से, या बहुत तेजी से जब लाउड स्पीकर आदि बजते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है? किस जल को आप स्वच्छ जल बोलेंगे, नदी के जल को बोलेंगे? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि नदी का जल तो आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों। पोलर हिम एवं ग्लेशियर का जल, भूमिगत जल, झील एवं झरने का जल। तो याद रखेंगे, जब आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो जब सबसे अधिक स्वच्छ जल जो होगा ना, पोलर हिम एवं ग्लेशियर का जल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा। जल की शुद्धता की जांच बीओडी से करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा भी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और बीओडी से इसकी जांच करते हैं, शुद्ध जल की जांच करते हैं, क्योंकि जो जैसे कि जल होता है ना, इसमें ऑक्सीजन की घुली मात्रा या केमिकल की मात्रा का जांच इसके माध्यम से करते हैं, और इस चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जल प्रदूषण जैसे कि जो कब लाया गया था, याद रखें, जल सुरक्षा अधिनियम 1974 में। ये जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई गई थी 1974 में। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे, तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, आपका और है गोविंद जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ये चीज़ें आप लोग याद रखें, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। आगे देखते हैं, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? आपको बताना होगा दोस्तों, फसल जो है गिफ्ट ऑफ एशिया सबसे ज़्यादा उगती भी है एशिया में, और उस फसल का नाम है दोस्तों क्या है, चावल। इसको याद रखेंगे, इसको गिफ्ट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति
दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में होता है? तो प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक पूछा है, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? अमेरिका के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत पूछे तो अमेरिका के साथ, और प्रति व्यक्ति प्रति घंटा की बात पूछे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति घंटा की बात पूछे तो आप लोग चीन के साथ, चाइना के साथ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको ये बातें याद रखना है कि प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा मतलब प्रत्येक दिन की ऊर्जा की बात पर आए तो आप लोग अमेरिका के साथ जाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति दैनिक जो घंटे की बात करेगा तो आप लोग चीन के साथ जाइएगा। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज आपसे भारत में कोयला बिल्कुल पाया जाता है, लोहा, अभ्रक। सबसे ज़्यादा जो अभ्रक पाया जाता है, कोयला झारखंड प्रसिद्ध है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन सबसे कम जो पाया जाता है वो सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम मात्रा की बात पूछा है तो आप लोग इसके साथ जाएंगे। गरीबों की लकड़ी किसे बोलते हैं? गरीबों की गाय जो होती है ना, गरीबों की गाय तो हम बकरी को बोलते हैं, ये बातें याद रखिएगा आप लोग। लेकिन गरीबों की लकड़ी की बात पूछे तो आप किसके साथ जाएंगे? बांस के साथ, क्योंकि ये अधिक मात्रा में हमको मिल जाती है। बांस पौधा नहीं है, बांस को हम लोग झाड़ी के रूप में याद रखते हैं, ये झाड़ी कही जाती है, इस बातों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा जाता है? एशियाई शेरों को भी पूछे तो आप लोग इसी के साथ जाएंगे। एशियाई शेरों को सुरक्षा देने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में है। इस बातों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका सिलिकोसिस का कारण क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, जो आपका सिलिकोसिस का कारण क्या है? तो सिलिका ही है। नाम प्रश्न से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलिकोसिस का कारण क्या होता है, तो सिलिका होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो आपका जठरांत्र संबंधित रोग का कारण क्या है? तो जठरांत्र संबंधित रोग का कारण जो होता है वो आपका जल प्रदूषण से होता है दोस्तों, जठरांत्र संबंधित रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पुनः जीवित न होने वाला ऊर्जा क्या है, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जिनके खत्म हो जाने पर पुनः इसे हम ऊर्जा के रूप में उत्पादित न कर सकें, यह ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग डीजल, पेट्रोल आदि की ऊर्जा बोलते हैं, कोयले की ऊर्जा बोलते हैं, इसे हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन को पुनः हम जीवित नहीं कर सकते, इसको खत्म हो जाने के बाद, इसका क्षय हो जाने के बाद पुनः इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, 77 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा।